प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर, उप विषय है हमारा पाठ 14 संज्ञा तथा संज्ञा के भेद, व्याख्यान 1। प्यारे बच्चों, आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक गुलमोहर से पाठ 14 संज्ञा तथा उसके भेदों का अध्ययन करेंगे। संज्ञा क्या होती है, इसके कितने प्रकार होते हैं, इंग्लिश में इसे नाउन कहते हैं, हिंदी में इसे संज्ञा कहते हैं, संज्ञा की क्या परिभाषा होती है, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, यह सब हम अपना व्याख्यान 1 में करेंगे। प्यारे बच्चों, संज्ञा क्या होती है यह आपने अपनी पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा है। आज फिर हम एक बार संज्ञा का अध्ययन करते हैं। आइए पढ़ते हैं संज्ञा क्या होती है। संज्ञा की परिभाषा। प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी मैंने बताया कि संज्ञा यानी इंग्लिश में इसे नाउन कहते हैं, अर्थात अंग्रेजी भाषा में इसे नाउन कहते हैं। नाउन के कितने टाइप होते हैं या संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, हिंदी में हम इसे संज्ञा कहते हैं और अंग्रेजी या इंग्लिश भाषा में हम इसे नाउन कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। क्या है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। जैसे रमेश, कुर्सी, दिल्ली, बुढ़ापा आदि। प्यारे बच्चों, संज्ञा की परिभाषा क्या है कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का जो बोध कराते हैं उन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। अब यहाँ पर मैंने संज्ञा शब्दों के कुछ उदाहरण लिए हैं। जैसे सबसे पहले मैंने वस्तुओं के नाम लिए हैं। वस्तुओं के नाम में क्या क्या चीजें आती हैं, जैसे पुस्तक है, कुर्सी है, कलम है, कार है, घर है, ये सब क्या है? वस्तुओं के नाम हैं। स्थानों के नाम में क्या आता है? आगरा है, दिल्ली है, जापान है, मुंबई है, ये सब क्या है? जगह है या स्थान है। भावों के नाम में क्या है? बुढ़ापा, मिठास, खुशबू आदि। व्यक्तियों के नाम जैसे मैंने ऊपर लिखा है रमेश, सुरेश, सलीम, दिनेश, ये सब हमारे क्या हैं? व्यक्तियों के नाम हैं। प्यारे बच्चों, आपको पता लग गया होगा संज्ञा क्या होती है, संज्ञा की क्या परिभाषा है। अब हम जानते हैं संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 3 भेद होते हैं। पहला, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मुख्य रूप से बेटा 3 ही भेद माने गए हैं, लेकिन जो जातिवाचक संज्ञा होती है उसके 2 उपभेद भी होते हैं। क्या है? जो हमारी जातिवाचक संज्ञा है उसके 2 उपभेद भी होते हैं। अब ये उपभेद मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो भेद होते हैं उनके भी जो भेद होते हैं उन्हें उपभेद कहा जाता है। जब हमने अपना समास पढ़ा था, समास का व्याख्यान पढ़ा, उसमें मैंने भेदों के भेद यानी जो हमारा तत्पुरुष समास था उसके 2 उपभेद बताए थे। ऐसे ही जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अब सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा को हम एक बार जान लेते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी परिभाषा क्या है बेटा? परिभाषा वही है आपकी, लेकिन इसमें क्या है? कोई विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष प्राणी का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे महात्मा गांधी, दिल्ली, ताजमहल आदि। अब यहाँ पर जैसे आप वाक्य बनाते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, तो वहां पर प्रधानमंत्री यानी कौन थे? सबसे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू।
तो जवाहरलाल नेहरू हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। महात्मा गांधी देश के राष्ट्रपिता थे। अब यहाँ पर राष्ट्रपिता कौन थे? महात्मा गांधी। दिल्ली दर्शनीय स्थल है, तो दिल्ली क्या है? एक देखने का स्थान है। ताजमहल शाहजहां ने बनवाया, तो यहाँ पर शाहजहां और ताजमहल दोनों ही हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। आप इनको वाक्य में प्रयोग करके भी देख सकते हैं। मैंने केवल उदाहरण दिए हैं। जो विशेष वस्तु के लिए, व्यक्ति के लिए, प्राणियों के लिए प्रयुक्त की जाती है, उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहा जाता है। दूसरी है हमारी जातिवाचक संज्ञा। जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, जाति, जातिवाचक यानी जाति का बोध कराने वाली, समूह का बोध कराने वाली या एक से अधिक के होने का बोध कराने वाले शब्दों को जातिवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जो संज्ञा शब्द किसी जाति, समूह अर्थात एक से अधिक के होने का बोध कराते हैं, उन्हें जातिवाचक संज्ञा शब्द कहा जाता है। जैसे मनुष्य, बच्चा, लड़की, नदी, पर्वत, ये सब हमारे क्या हैं? जातिवाचक संज्ञा होती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, जातिवाचक संज्ञा के दो उपभेद हैं। यानी कितने हैं? दो उपभेद हैं। अब यहाँ पर पहला भेद क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा, और दूसरा क्या है? समूहवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक क्या होती है? जो जातिवाचक संज्ञा किसी ठोस या तरल पदार्थ का बोध कराती है या किसी धातु का बोध कराती है, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चना, पत्थर, अनाज, पानी, तेल आदि। अब यहाँ पर बेटा मैंने द्रव्य, ठोस, तरल यानी ये उदाहरण लिए हैं। द्रव्य पदार्थ में क्या क्या आता है? घी, तेल, पानी, दूध, दही आदि। यानी जो घी है, तेल है, पानी है, दूध है, दही है, यह सब हमारा द्रव्यवाचक में आता है। यानी ये हमारे द्रव्य पदार्थ हैं। धातु में लोहा, पीतल, सोना, कांस्य, चांदी आदि। यानी यहाँ पर जो हमारी धातु होती हैं वो कौन सी होती हैं? लोहा, पीतल, सोना, चांदी, अभ्रक, ये सब है हमारी क्या हैं? धातुएं होती हैं। धातुएं भी हमारी किस में आती हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा में आती हैं। अब पदार्थ में क्या है? कोयला, लकड़ी, घास, प्लास्टिक आदि। अब पदार्थ में क्या क्या चीजें आती हैं? कोयला, लकड़ी, घास, प्लास्टिक आदि। इसी का दूसरा उपभेद है समूहवाचक संज्ञा। किसी समूह या समुदाय का बोध कराती है, उसे समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है या समूहवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे सेना, कक्षा, मंडली, सभा आदि। प्यारे बच्चों, ये जो जातिवाचक संज्ञा किसी समूह या समुदाय का बोध कराती है, उसे समूहवाचक या समुदायवाचक संज्ञा कहा जाता है। अब सेना है, कक्षा है, टीम है, ये सब हमारी क्या है? समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक व्यक्ति का बोध न कराकर पूरे समूह का बोध कराती है। जैसे सेना ने लड़ाई की, कक्षा में इतने विद्यार्थी थे, भक्तों की मंडली आ रही है। यहाँ पर क्या है? सभी हमारे एक व्यक्ति का बोध न होकर समूह का बोध कराया गया है। इसलिए जहाँ पर समूह का बोध कराया जाए, वहाँ समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा होती है। नंबर 3 है भाववाचक संज्ञा। जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, अवस्था, स्थिति आदि का बोध कराते हैं। यानी अब जो भाववाचक, अब भाव से ही प्रतीत होता है, फीलिंग्स यानी जो अंदर की फीलिंग्स होती हैं व्यक्ति की, उनका बोध कराती है। उसमें अच्छाई है, बुराई है, गुण है, दोष है, उसकी जो भी अवस्थाएं हैं, स्थिति है, हालत है आदि का जो बोध कराती है, उसे भाववाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लघुता, सुंदरता, हरियाली आदि। जैसे लघुता, सुंदरता,
हरियाली आदि। अब यहाँ पर बेटा जो भाववाचक संज्ञा होती है उसकी रचना किस प्रकार की जाती है? भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार की जाती है? भाववाचक संज्ञा की रचना विकारी शब्दों, अब विकारी शब्द क्या है? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये हमारे विकारी शब्द होते हैं, क्योंकि लिंग वचन कारक काल पुरुष के कारण इनका बदलाव हो जाता है या परिवर्तन हो जाता है, इसलिए इन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता उन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहा जाता है तथा अव्यय द्वारा की जाती है। अब जो हमारे ये भाववाचक संज्ञा है ये स्वयं में नहीं होती, ये संज्ञा सर्वनाम, विशेषण और क्रिया तथा अव्यय के द्वारा इसकी रचना की जाती है। अव्यय को हम अविकारी भी कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा के द्वारा, अब जैसा कि मैंने बताया कि किन किन संज्ञा के द्वारा, शब्दों के द्वारा इसकी रचना की जाती है, तो यहाँ पर मैंने उनके दो दो उदाहरण दिए हैं आपको समझाने के लिए। जातिवाचक संज्ञा के द्वारा कैसे रचना की जाती है? अब देखिए, जैसे युवक से यौवन। अब युवक हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर जो यौवन है वो हमारी भाववाचक संज्ञा हो गई। मनुष्य जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन मनुष्यता भाववाचक संज्ञा हो गई। इसके अतिरिक्त और काफी उदाहरण हैं, जैसे पुरुष, पुरुषत्व, मित्र, मित्रता, ये सभी हमारी क्या है? जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। सर्वनाम के द्वारा, अब सर्वनाम के द्वारा कैसे? जैसे अपना, अपनापन, निज, निजता। अब अपना क्या है? हमारा सर्वनाम है, और इसके द्वारा अपना से क्या भाववाचक संज्ञा बनी? अपनापन। निज से निजता, स्व, स्वत्व, मैं, ममताओ, मैं से ममताओ। अब विशेषण के द्वारा हरा से हरियाली, यानी हरा हमारा विशेषण है और हरियाली हमारी भाववाचक संज्ञा है। चतुर से चतुरता या चातुर्य या चतुराई, दोनों ही सही हैं। चतुराई भी बन जाएगा और चातुर्य भी बन जाएगा। क्रिया के द्वारा लिखना हमारी क्रिया है, लिखावट भाववाचक संज्ञा हो गई। पढ़ना से पढ़ाई, मिलना से मिलावट, खींचना से खिंचाव, दबाना से दबाव, ये सब हमारे क्रिया शब्द हैं और इनके द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। अब अव्यय के द्वारा या अविकारी के द्वारा दूर से दूरी, समीप से सामीप्य आदि, ये सब क्या हैं? हमारे अव्यय के द्वारा भाववाचक संज्ञा बनाई गई है। प्यारे बच्चों, भाववाचक संज्ञा किस प्रकार बनाई जाती है? 5 चीजों के द्वारा बनाई जाती है। जातिवाचक संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, विशेषण के द्वारा, क्रिया के द्वारा और अव्यय के द्वारा। अब मान लीजिए आपसे पूछा जाए भाववाचक संज्ञा किसके द्वारा बनाई जाती है, किन किन में परिवर्तन होता है, तो आप क्या लिखेंगे? जातिवाचक संज्ञा के द्वारा, सर्वनाम के द्वारा, विशेषण के द्वारा, क्रिया के द्वारा और अव्यय के द्वारा। प्यारे बच्चों, संज्ञा के कितने भेद हैं? संज्ञा के मुख्य रूप से 3 भेद हैं, लेकिन जातिवाचक संज्ञा के भेद पूछे जाएं तो संज्ञा के 2 उपभेद भी हैं। इसलिए कौन कौन से हैं वो? द्रव्यवाचक और समूहवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। प्यारे बच्चों, अब तक हमने क्या पढ़ा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होती है, विशेष स्थान के लिए प्रयुक्त होती है, विशेष वस्तु के लिए प्रयुक्त होती है। लेकिन अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि कई बार जो नियम होते हैं उस नियमों के अकॉर्डिंग यहाँ पर व्यक्तिवाचक जो संज्ञा है हमारी, वो जातिवाचक संज्ञा के रूप में उसका प्रयोग किया जाता है। अब किस प्रकार से उसका जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होगा? जैसे कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह ही किया जाता है। जैसे जयचंदों के कारण देश को गुलामी का शिकार होना पड़ा, भामाशाहों ने इसे स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने 2 वाक्य लिए। 2 वाक्यों में यहाँ सबसे पहले वाक्य में लिखा जयचंदों के कारण, तो यहाँ पर जयचंदों यानी जयचंद एक विशेष व्यक्ति का बोध न कराकर पूरी जाति का यानी बोध कराया है इसने, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये
व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक हो गया। जयचंद व्यक्ति विशेष का प्रतीक न होकर देशद्रोहियों का प्रतीक है। और दूसरे वाक्य में भामाशाहो स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देने वालों का प्रतीक है। अर्थात यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग हो गया है, यानी एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त न होकर समूह के लिए प्रयुक्त हुआ है, जाति के लिए प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा के रूप में बनाया गया। जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त होकर अपने अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं। जैसे महात्मा जी शब्द है तो जातिवाचक संज्ञा शब्द, पर यदि कोई कहता है महात्मा जी के बलिदान के कारण ही भारत स्वतंत्र हुआ, तो यहाँ महात्मा जी शब्द जाति का बोध न कराकर महात्मा गांधी व्यक्ति का बोध करा रहा है, इसलिए यहाँ जातिवाचक संज्ञा के स्थान पर व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हुआ है। और भी अन्य उदाहरण हैं, जैसे पंडित जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री थे, यहाँ पर पंडित जी पंडित नेहरू का बोध करा रहे हैं। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक जाति का बोध न कराकर एक विशेष व्यक्ति का बोध कराया गया है, इसलिए यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। फिर है भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। अब भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है। अब जो हमारी भाववाचक संज्ञाएं होती हैं उनका प्रयोग हमेशा एक वचन में ही किया जाता है, लेकिन यदि भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन में किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे कभी किसी की बुराई मत करो। अब यहाँ पर बुराई हमारा क्या है, यानी ये वाक्य हमारा भाववाचक संज्ञा है, लेकिन जातिवाचक संज्ञा में किस प्रकार इसको बदला गया, बुराइयों से बचकर रहो। अब यहाँ पर ये बुराई है, इसका बुराइयों लिखा गया, अर्थात बहुवचन में प्रयोग किया गया। जैसा कि हमने अभी ऊपर नियम पढ़ा, नियम के अकॉर्डिंग हमें पता चला कि भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, लेकिन जब बहुवचन में इसका प्रयोग किया जाए तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इसके अतिरिक्त और भी उदाहरण आपके हो सकते हैं, जैसे कब परिश्रम करो सफलता अवश्य मिलेगी। सफलताएं किसे अच्छी नहीं लगती। अब सफलता का क्या बन गया, सफलताएं किसे अच्छी नहीं लग। प्यारे बच्चों, एक बार फिर से हम इसका दोहराई जान, जो पाठ के स्मरणीय बिंदु हैं इनको एक बार से पढ़ लेते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव आदि के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा शब्द कहे जाते हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है, व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था, भाव आदि के नाम का जो बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, संज्ञा शब्द कहा जाता है। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद भी होते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा तथा समूहवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा शब्द कम होते हैं, इसलिए इनकी रचना प्राय जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों के द्वारा की जाती है। यानी जो भाववाचक संज्ञा होती है उसके शब्दों की सीमा कम होती है, इसलिए इनकी रचना जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय शब्दों के द्वारा की जाती है। जब भाववाचक संज्ञा शब्दों का प्रयोग बहुवचन में किया जाता है तो वे जातिवाचक संज्ञा का रूप ले लेते हैं। प्यारे बच्चों, अब हम पाठ से आगे यानी अभ्यास कार्य को करेंगे। अब तक हमने पढ़ा संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, संज्ञा के उपभेद यानी जातिवाचक संज्ञा के उपभेद कितने होते हैं, यह सब हमने पढ़ा। जातिवाचक संज्ञा कब व्यक्तिवाचक का रूप लेती है, कब व्यक्तिवाचक का रूप लेती है, यानी उसमें बनाई जाती है, यह सब हम अपना पढ़ चुके हैं। अब हम अपने अभ्यास की तरफ चलते हैं। हमारे अभ्यास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ पर बेटा आपकी जो पुस्तक है उसमें शब्द दिए गए हैं और वो शब्द आपको छाट कर
क्या लिखने हैं कि कौन से व्यक्तिवाचक संज्ञा में है, कौन से जातिवाचक संज्ञा में है, कौन से द्रव्यवाचक संज्ञा में है और कौन से भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो हमारे शब्द हैं कामधेनु, राजा, हिमालय, आगरा, किसान, लंगूर, लकड़ी, मुंबई, चना, तेल, मदद, मछली, सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन, सोना। अब यहाँ पर हमने अपना संज्ञा का अध्ययन किया है। संज्ञा का अध्ययन कर लेने के पश्चात हमें भली भांति यह पता लग गया कि ये कौन कौन से शब्द हैं और किस किस संज्ञा में इनको प्रयोग किया जाएगा। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत मैंने क्या बताया, किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, प्राणी आदि का बोध कराते हैं। अब यहाँ पर कामधेनु क्या है, कामधेनु यानी देवताओं की गाय का नाम है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली। तो यहाँ पर कामधेनु क्या है, विशेष है, यानी एक साधारण गाय न होकर विशेष है, इसलिए कामधेनु व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद हिमालय, हिमालय क्या है, पर्वत है, लेकिन हिमालय यानी नाम दिया गया है, पर्वतों का राजा है, विशेष है, इसलिए ये भी व्यक्तिवाचक। आगरा स्थान का नाम है, यानी आगरा क्या है, आगरा, यहाँ पर आगरा भी हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर है मुंबई, मुंबई भी स्थान का नाम है, विशेष है, इसलिए आगरा, मुंबई ये जो जगह के नाम है, स्थान के नाम है, ये सभी हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा की क्या परिभाषा है, किसी जाति का, समूह का, एक ही जाति का, एक से अधिक का बोध कराती है। अब यहाँ पर राजा, राजा क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। किसान भी हमारा जातिवाचक संज्ञा है, लंगूर भी हमारा जातिवाचक संज्ञा है और मछली भी हमारी जातिवाचक संज्ञा है। द्रव्यवाचक संज्ञा, अब इसमें द्रव्य, ठोस, तरल पदार्थों के बारे में बताया जाता है, जैसे लकड़ी, चना, तेल, सोना, ये सभी हमारे क्या हैं। अब लकड़ी क्या है, पदार्थ है, चना क्या है, चना क्या है बताइए, चना किसमें आता है, अनाज में, उसमें आता है, इसलिए तेल क्या है, द्रव्य है, सोना क्या है, धातु है। भाववाचक संज्ञा, अब भाव में गुण दोष जहां पर दिखाई देते हैं आपको, वो सभी आपकी भाववाचक संज्ञा में आ जाएंगे, जैसे मदद है, सुंदरता, बुढ़ापा, बचपन, ये सभी शब्द हमारे क्या हैं, भाववाचक संज्ञा हैं। प्रश्न 2 है, नीचे दिए गए शब्दों को भाववाचक संज्ञा शब्द में बदलिए। अब यहाँ पर बेटा मैंने एक तरफ शब्द लिए हैं और दूसरी तरफ इनकी भाववाचक संज्ञा ली है। अब पहला शब्द है हमारा भ्राता। अब भ्राता का क्या बनेगा, भ्रातृत्व, यानी क्या भाववाचक संज्ञा बनेगी, भ्रातृत्व। हाथी, हाथीपन। रंग, रंगत, रंग, रंगत। कुमार, कौमार्य, कुमार, कौमार्य। बंधु, बंधुत्व। सेवक, सेवा। अहम, अहंकार। मम, ममताओ। गंभीर, गंभीरता, गंभीर, गंभीरता। ठंडा, ठंडक। अरुण, अरुणिमा। विद्वान, विद्वता। अस्ति, अस्तित्व, अस्ति, अस्तित्व। बुलाना, बुलावा, बुलाना, बुलावा। दबाना, दबाव। दौड़ना, दौड़, दौड़ना, दौड़। प्रश्न 3 है, कोष्टक में दिए गए शब्दों के भाववाचक संज्ञा रूपों से वाक्यों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब बेटा यहाँ पर कोष्टक में आपको शब्द दिए गए हैं, उस शब्द से आपको भाववाचक संज्ञा बनानी है और फिर आपको रिक्त स्थान भरना है। जो कोष्टक में शब्द दिया है और जिसकी मैंने भाववाचक संज्ञा बनाई है, उसको मैंने रंगीन कर दिया है, यानी वो स्पष्ट आपको दिखाई दे रही है, उसको लाल रंग से मैंने अलग लिख दिया है। आचार्य जी के पांडित्य के विषय में किसी को संदेह नहीं है। अब पंडित शब्द दिया गया है, पंडित शब्द की भाववाचक संज्ञा बनेगी पांडित्य। क्या बनेगी, पांडित्य। मुझे देखते ही उसके चेहरे की रंगत उड़ गई। रंग शब्द हमारा कोष्टक में दिया गया है, रंग से क्या बना, रंगत। शर्मा जी की वकालत इन दिनों ठीक से नहीं चल रही। अब वकील शब्द है, वकील से क्या बनेगी, वकालत, वकील से वकालत।
माँ की ममता का कोई मोल नहीं। मम शब्द से ममतव या ममता दोनों ही बनते हैं, ममतव या ममता। इस दूध में बिल्कुल चिकनाहट नहीं है। चिकना शब्द कोष्टक में दिया गया है। चिकना से भाववाचक संज्ञा बनी चिकनाहट। बुद्धिमता से मनुष्य सबको प्रभावित कर सकता है। शब्द है हमारा बुद्धिमान। बुद्धिमान से भाववाचक संज्ञा बनी बुद्धिमता। पहाड़ों पर चारों ओर हरियाली देखकर मन खुश हो जाता है। अब हरियाली और शब्द है हमारा हरा। हरा से बनी हरियाली। चलो बुलावा आया है, माता ने बुलाया है। अब यहाँ पर बुलाना हमारा कोष्टक में शब्द दिया गया है और बुलाना से बना बुलावा। यानी बुलाना क्या है? क्रिया। क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनी बुलावा। प्रश्न 4 है, सही कथन के सामने सही तथा गलत कथन के सामने गलत लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर सही और गलत लिखने हैं आपको। अब ये बिल्कुल आसान है आपके लिए, क्योंकि आपने अभी संज्ञा के बारे में ही पढ़ा है और यहाँ पर सही गलत भी आपसे संज्ञा के बारे में ही पूछा गया है। पहला है, संज्ञा तथा नाम शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि संज्ञा किसी नाम को, प्राणी को, इन्हीं को कहा जाता है। तो संज्ञा तथा नाम एक दूसरे के पर्याय हैं, इसलिए यह कथन बिल्कुल सही है। संज्ञा शब्द प्राणीवाचक तथा अप्राणीवाचक दोनों ही हो सकते हैं। अब जो संज्ञा शब्द है वो प्राणीवाचक और अप्राणीवाचक दोनों हो सकते हैं। बिल्कुल सही है। क्या है? बिल्कुल सही है। तीसरा है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत समूहवाची शब्द आते हैं। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि समूहवाची शब्द समुदायवाचक या समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आते। बिल्कुल गलत है। बुढ़ापा जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। गलत है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रश्न 5 है, कोष्टक से उचित भाववाचक संज्ञा शब्दों को चुनकर वाक्यों के रिक्त स्थानों में भरिए। अब कोष्टक में शब्द दिए गए हैं, व्यक्तित्व, निकटता, मुस्कान, चतुराई, वाहवाही, दबाव। अब जो उचित शब्द है वही आपको वाक्य में लिखना है। किस शब्द का कहाँ पर आपको भरना है वो आपको देखना है। इतनी निकटता मत बढ़ाओ कि बाद में तकलीफ हो। अब किसी से ज्यादा नजदीकी मत बढ़ाओ जिससे दोबारा तकलीफ हो। कक्षा में प्रथम आने के कारण ही उसकी खूब वाहवाही हो रही है। अब यहाँ पर मान लीजिए हम लिखें कक्षा में प्रथम आने के कारण ही उसकी खूब निकटता हो रही है, तो यहाँ पर ये वाक्य हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर उचित जो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं वही आपको वाक्य में भरने हैं। इन दिनों बहुत दबाव में काम कर रही है, यानी कोई प्रेशर आ जाता है और उस प्रेशर के कारण जो कोई कार्य किया जाता है तो दबाव बोला जाता है कि इन दिनों दबाव में कार्य कर रही। मेले में जाने की बात सुनकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अब मेले में जाने की बात सुनी, सारे बच्चों के चेहरे खुश हो गए, मुस्कान आ गई, तो यहाँ पर उचित भाववाचक संज्ञा शब्द हुआ मुस्कान। तुम्हारी चतुराई इस बात में है कि तुम उसे कैसे मनाते हो। अब तुम्हारी जो चतुरता है, जो चातुर्य है, वह किस बात में है कि जो तुमसे रूठ गया है या तुमसे बात नहीं करता तो तुम उसे किस प्रकार मनाते हो। अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाओ कि सारी दुनिया तुम्हारी ओर देखे। यानी जो अपनी पर्सनैलिटी है, जो तुम्हारा व्यक्तित्व है, वो इतना ऊंचा करो, इतना महान बनाओ कि सारी दुनिया तुम्हारी तरफ देखे या तुम्हारी ओर देखे। प्यारे बच्चों, आज हमने अपनी कक्षा 8वीं पाठ 14 संज्ञा तथा उसके भेदों का अध्ययन किया। अब मैं आपको गृह कार्य के लिए कुछ प्रश्नोत्तर दे रही हूँ जो आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, वे याद करने। हमारा पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। पहला प्रश्न है, संज्ञा किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। संज्ञा की परिभाषा लिखनी है और कोई 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। दूसरा प्रश्न है, संज्ञा के कितने भेद हैं, नाम लिखिए। अब संज्ञा के कितने भेद बताए हैं वो आपको लिखने हैं। फिर है प्रश्न 3, जातिवाचक संज्ञा के कितने उपभेद होते हैं, नाम लिखिए। अब जातिवाचक संज्ञा है उसके कितने उपभेद होते हैं, उनके नाम लिखने हैं।
और बताना है वो कौन कौन से हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा यह व्याख्यान संज्ञा तथा उसके भेद पूर्ण हुआ। उम्मीद है आप सबको यह व्याख्यान अच्छी प्रकार से समझ आ गया होगा। और बेटा, जो हमारा पुस्तक का कार्य है, जो मैंने अभ्यास कार्य के प्रश्नोत्तर आपको करवाए हैं, वह प्रश्न आपको अपनी पुस्तक में भरने हैं। जिन बच्चों के पास अब तक पुस्तक नहीं है, वो बच्चे हिंदी की उत्तर पुस्तिका में ही इस कार्य को करेंगे। यह व्याख्यान अच्छी प्रकार से याद करना है, लिखना है। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।